हेलो, माय नेम इज अलका। तो आज का हमारा टॉपिक है हेयर ट्रांसप्लांट। ये किन लोगों के लिए सुटेबल है, ये कैसे होता है, क्या टेक्निक्स हैं, कितना इफेक्टिव है और क्या कॉस्ट आती है, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो मैं आज आपको मिलवाना चाह रही हूँ एक हेयर एक्सपर्ट के साथ जो आपको इनसे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज आती हैं कि ये क्यों है, कब करवाना है, कैसे होगा, वो सब का जवाब देंगी मिस पलक, अब फाउंडर ऑफ मैट्रिक्स हेल्थ केयर। हाय पलक। हेलो। सो पलक, आज का हमारा एक कॉमन टॉपिक है अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट। यस। तो आई होप आपके पास भी बहुत सारी क्वेरीज आती होंगी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। आई थिंक हमारा मैक्सिमम काम इज रिलेटेड टू हेयर एंड हेयर ट्रांसप्लांट, तो डेफिनेटली इट इज द डेली यू नो रोज का ही काम है हमारा, ये सारी चीजें कंसल्टेशन करना एंड द ट्रांसप्लांट थिंग। अच्छा, एक चीज मैंने बहुत देखी है, लोग ना बहुत ज्यादा वरिड होते हैं कि जब हेयर लॉस होता है, मतलब जिनको हम हेयर लॉस पैटर्न कहते हैं, ये उनकी हेल्थ इशू से भी रिलेटेड होता है क्या? एज सच हेल्थ रिलेटेड तो नहीं होता है। मेनली जो हम मेल्स के अंदर जब हम ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो ट्रांसप्लांट बेसिकली मेल पैटर्न हेयर लॉस से होता है, जो कि ओके। आपको पता होगा कि ये हेरिडिटरी होता है। हाँ। जो कि 70-80% यही चीज जो होती है, ये आपके कारण होता है बॉल्डनेस का। बाकी सारी चीजें आपका लाइफस्टाइल, डाइटरी हैबिट्स, हार्मोनल डिजीज और इस सब में आती है। बट कोई मेन एक डिजीज नहीं हो सकती हेयर ट्रांसप्लांट के लिए या फिर बॉल्डनेस के लिए कि आपका गंजापन एक बीमारी की वजह से हो रहा है। तो ये कैसे, मतलब किसी को पता चलेगा कि वो एक राइट कैंडिडेट है, सुटेबल कैंडिडेट है हाँ, फॉर हेयर ये क्वेश्चन ट्रांसप्लांट? आपका बहुत अच्छा है क्योंकि काफी सारे लोगों को ना अभी भी डाउट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं हम्म। जो कि अपने लुक्स को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, और उनको जैसे ही थोड़ा भी हेयर फॉल होता है ना, उनको लगता है कि मैम मेरा ट्रांसप्लांट कर दो, मेरा हेयर लाइन करेक्शन कर दो। और मेरा काम होता है उनको सही गाइड करना हम्म। कि ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट डिसाइड करना कैसे होता है, वो मैं आज आपको बताऊंगी भी। प्लीज। बेसिकली ट्रांसप्लांट का मतलब है जब वो आपका कोई एरिया पूरी तरह से बॉल्ड हो गया है। बॉल्ड मतलब वो प्लेन हो गया है, वो चिकना हो गया है कि जहाँ ओके। पे आपको दिख रहा है कि अब वहां पे रूट्स नहीं है। मतलब मेल्स का नॉर्मली ऐसे भी हाँ, एरिया ऐसा खाली हो आप जाता समझ है। लीजिए जैसे ये वाला एरिया प्लेन हो गया जी। है, या फिर दूसरी चीज आप ये समझ लीजिए कि एक पार्ट में से 80% तक बाल चले गए हैं ओके। और अब आपका वो गंजापन दिखाई दे रहा है विजिबली। हम्म। तो उसमें ट्रांसप्लांट करना हमेशा बेटर होता है। बहुत सारे लोगों को मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरे यहाँ तो रोज का बहुत नई नई ये चीजें होती रहती है। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे एक लड़का आया था, ही वॉज 22 ओह। एंड उसका मेन इशू था मेरे पास हेयर फॉल का आने का। एंड जब मैं उनसे कंसल्टेशन कर रही थी तो वो ऑलरेडी एक जगह पे ट्रांसप्लांट करा चुके थे, ओके। जबकि उसको जरूरत भी नहीं थी। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जो उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर थे उन पे भी इम्पैक्ट पड़ा, वो भी कमजोर हुए और उनमें भी थिनिंग होना शुरू हो गई। तो अच्छा। डेफिनेटली वो राइट कैंडिडेट नहीं था। उसमें आई थिंक वो लोग मेडिकेशंस दे सकते थे, पीआरपी दे सकते थे। हम्म। तो आप एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं तो उसकी सही असेसमेंट ये है कि वो एरिया वहाँ गंजापन होना चाहिए, या फिर आपका वो एरिया 80 70 80% तक पूरा खाली हो रहा है, तो ही वो ट्रांसप्लांट ठीक रहेगा वहाँ पे करना। तो क्या इन पे भी हम, मतलब नॉर्मली क्या होता है, हम हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हैं बट टेक्निक्स के बारे में बात नहीं करते हाँ, कि तो कैसे पता चलता है कौन सी टेक्निक किसके लिए ज्यादा बेटर है? टेक्निक्स का तो ऐसा है जो यूनिवर्सल आई वुड से जो ग्लोबली यूज करी जाती है वो दो है। ठीक ओके। है, एक FUT और हम्म। एक FUE। ठीक है। जब ट्रांसप्लांट आजकल कोई एक नई चीज नहीं है, आजकल ये 10-15 साल से ज्यादा फेमस हुआ है, बट ये 1983 से होता हुआ आ रहा है। हाँ। तो उस टाइम पे ये बहुत एक्सपेंसिव भी था, काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था, बट अब जो है ये काफी कॉमन है। तो इसमें जो पहले जो टेक्निक यूज करी जाती थी दैट इज FUT। उसके अंदर हम क्या करते थे, दिस इज योर डोनर एरिया, बैक द ऑफ द बैक स्कैल्प। वन। हाँ जी। ओके। तो वहां से ना एक समझ लीजिए कान से कान तक की लेके एक पूरी पट्टी निकाली जाती थी, उसमें से बहुत ही सिंपली मैं आपको बता रही हूँ, उसमें से एक रूट निकाली जाती थी। एंड देन वो आपके जहाँ पे बाल नहीं होते उसको रेसिपेंट एरिया बोलते हैं, वहां पे इसको इम्प्लांट किया जाता था। अच्छा। ठीक है, एंड देन उसको वापस से फिर वो सूचर किया जाता था। ओह। तो एक्चुअली इट वॉज अ वेरी लेंदी प्रोसीजर एंड इट वॉज पेनफुल एज वेल। एंड काफी सारे पेशेंट को ना इसकी वजह से किसी की स्किन अगर सेंसिटिव है तो वो एरिया पक जाता था, या फिर उसमें हीलिंग बहुत टाइम लगती थी। अच्छा। तो उसकी और उसमें एक आप देखेंगे एक स्कार टाइप का हाँ, आता है एक पीछे, एक लाइन सा लाइन बन आती जाता थी, है, तो उसमें राइट। वो सूचर वाली लाइन होती थी क्योंकि उसको वापस से हम सिल रहे हैं ना। तो वो वाली एरिया की वजह से उसमें एक लाइन भी आती थी। तो ये काफी
डिफिकल्ट प्रोसीजर हो जाता था पेशेंट्स के लिए। बट जैसे जैसे और स्टडीज हुई इसके बारे में, जो जो चीज़ें निकली, तो उसमें आया FUE, दैट इज FUE। हाँ, फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। इसको ओके। हम नो पेन नो स्कार ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो इसके अंदर हम आपके बैक ऑफ द स्कैल्प से, जो कि आपका आइडियल डोनर एरिया होता है, उसमें से सिंगल सिंगल रूट लेते हैं और सिंगल सिंगल इम्प्लांट करते हैं आपके रेसिपिएंट एरिया पे। अच्छा। तो इसका आप समझ लीजिए, इसका डाउन टाइम बहुत कम होता है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसको लोकल एनेस्थीसिया के अंदर करते हैं, पेशेंट चल फिर रहा होता है, उनका लंच ब्रेक, टी ब्रेक और बहुत सारी चीज़ें ऐसे बीच में हो रही होती है। एंड वापस जब ये पूरा ट्रांसप्लांट खत्म हो जाता है तो घर जाकर भी ऐसा जो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, 2 से 3 दिन के बाद से वो अपनी रेगुलर एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। जैसे कि आपने अभी बताया कि ये आप 1983 से आपने बताया, राइट? हाँ। तो क्या ये आपने बताया कि तब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था, तो क्या अभी भी ये कॉस्टली है, इतना ही कॉस्टली है, या इसमें और भी मतलब कोई फाइनेंशियल ऑप्शंस हैं हमारे पास? देखो, कॉस्ट का तो ऐसा होता है, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। और दूसरा आपका क्लिनिक कॉस्ट, ठीक है। आपने ये बहुत वास्ट ये इंडस्ट्री है, बहुत ही कमर्शलाइज्ड हो गया है ये चीज़। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एक ट्रांसप्लांट 21,000 से लेके 10 लाख तक के बीच में होता है। क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, जो भी हाँ, पेशेंट आता है कि क्या कि कॉस्ट क्या कॉस्ट पड़ेगी हेयर होगी और ये सारी। ट्रांसप्लांट की? आप समझ लीजिए, एक पार्ट तो हम बिल्कुल निकाल देते हैं, वो 21-35 हज़ार वाली, क्योंकि वो पूरी एक समझ लीजिए वो ट्रांसप्लांट की ब्लैक मार्केट है। ओह। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप समझ लीजिए, जैसे हम बोलते हैं ना झोला छाप डॉक्टर, तो वहां पे वो लोग एक्चुअल में डॉक्टर नहीं होते हैं, वो या तो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या फिर मोस्टली जो होते हैं वो सारे टेक्नीशियंस होते हैं। अच्छा। तो आप डेफिनेटली ये देखिए कि उस वाले कैटेगरी में तो हम नहीं जाने वाले हैं। तो वो वाली चीज़ तो मैं आई वुड से सारे जो भी हमारे लोग देख रहे हैं उसमें तो आप नहीं जाए, अच्छा है, नहीं तो फर्दर बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बट अगर मैं अपने क्लिनिक की बात करूं तो हमारा जो है वो 50,000 से लेके 1.5-2 लाख तक जाता है, डिपेंडिंग कि क्या बॉल्डनेस लेवल है, ओके। क्या डॉक्टर्स कर रहे हैं उसमें। देखिए, मैं अगर कॉस्ट की बात कर रही हूँ ना, तो कॉस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें सबसे पहले आता है आपका एरिया। आपके एरिया में आपकी ग्रेडनेस होती है, तो उसमें अगर आपको बहुत हेयरलाइन करेक्शन ही कराना है, 1000-1500 ग्राफ्ट लग रहे हैं, तो वो बहुत ही स्टार्टिंग रेंज जो मैंने आपको बताई जी। उसमें हो सकता है। दूसरा कि कौन कर रहा है, तो मेरे क्लिनिक में जो भी डॉक्टर्स हैं दे आर MD डर्माटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन। तो जो भी एक्सपर्टीज़ है डॉक्टर्स की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है एक ट्रांसप्लांट के अंदर। तो उसमें कितने साल का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड पे, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, नॉर्मली पेशेंट्स जब क्वेरीज करते हैं या कंसर्न करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग, तो क्या उनको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि ये जो सर्जन है कितना इनके पास एक्सपीरियंस है, या क्लिनिक का कितना एक्सपीरियंस है, ये मैटर करता है ये इन चीज़ों में? आई थिंक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका डॉक्टर ही अच्छा नहीं होगा तो आपके रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे नहीं आएंगे। बट एज आई सेड कि आपका खुद का डोनर एरिया भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा। अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो एक अच्छा डॉक्टर भी आपकी सर्जरी अच्छी नहीं कर सकता। तो इसमें दो दो कैटेगरी डिवाइड करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट, जो पर्सन कराने आ रहा है उसका कितना एरिया खाली है, एंड दूसरा उसका कितना अच्छा डोनर एरिया है। जितना अच्छा डोनर एरिया उतने अच्छे रिजल्ट्स। एंड सेकंड, जब इसमें बात आती है सारी एक्सपर्टीज की, जी। ठीक है, तो ट्रांसप्लांट हर कोई कर रहा है, सभी कर रहे हैं, बट क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए वो ये, इट इज़ मिक्स ऑफ आर्ट एंड साइंस। आप किसी के सर पे बाल लगाना इज़ वेरी इजी, बट कितनी डेप्थ होनी चाहिए, किस तरह की हेयरलाइन डिज़ाइन होनी चाहिए। आपने पीछे वाले एरिया में से ग्राफ निकाल लिए, बट वहाँ पे एरिया इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वो दिखाई दे रहा है, एंड शुड लुक नेचुरल। तो वो सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं, वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जितना हम एक कॉस्ट के अंदर लाके हम पेशेंट को दे सके, सो दैट वो वाली चीज़ भी उनके, क्योंकि फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं वो आर एक्चुअली स्टार्टिंग देयर करियर, अभी जाना शुरू हुए हैं। तो मेरा कॉस्ट का रखने का ये था कि एक ऐसी कॉस्ट जो कोई नॉर्मल इंसान भी, मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सके, एंड देन ओके। डेफिनेटली तो उसमें जो भी प्रोटोकॉल्स जो दूसरे अच्छे हॉस्पिटल में फॉलो करते हैं, जिसमें 2-2, 3-3 लाख का है, आई मेक श्योर कि मैं वो सारी चीज़ें उनको दूँ, जिससे कि वो खुश हो पाएँ। और कम, और बहुत सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं आजकल, तो EMIs वगैरह भी, तो ये वाली चीज़ें हैं। तो जैसे कि आप बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो आपके पास ऐसे पेशेंट्स भी आते ही होंगे जो पूछते होंगे कि सक्सेस रेट क्या है हेयर ट्रांसप्लांट का।
मतलब ये आई कॉमन थिंक क्वेरी होती ये है सबसे सबकी। कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि सबको चाहिए कि भाई हम जो करा रहे हैं वो सही हो रहा है या हम्म। नहीं हो रहा। अगर मैं किसी का, अगर मेरे यहाँ कोई पेशेंट आ रहा है, अगर मुझे सारी, अगर मैं उसका ट्रांसप्लांट कर रही हूँ ना, तो मतलब मेरे 100% रिजल्ट हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि मैं वो केस लेती ही नहीं जो मुझसे होगा नहीं। क्योंकि इसके अंदर अगर आपका डोनर एरिया अच्छा है, मुझे अपनी टीम पे भरोसा है, मुझे अपनी एक्सपर्टीज पे भरोसा है, तो मेरे लिए तो मेरे क्लिनिक के 100% रिजल्ट हैं, ऐसा नहीं होता, नॉट इवन अ सिंगल क्योंकि परसेंट। ये चीज मैटर करती है, इफेक्टिवनेस प्लस लॉन्ग टर्म रिजल्ट। हाँ, बट इसमें हमें मेक श्योर करना होता है, पेशेंट को सारी चीज़ें पहले बतानी होती है कि ऐसा नहीं है कि भैया हमने हम्म। बाल लगा दिए, बट इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मेंटेनेंस के लिए करनी रहनी पड़ी होंगी। ऐसा नहीं आप सोचे कि आपने ट्रांसप्लांट कर लिया, अब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम्म। बट इसके साथ आप ट्रांसप्लांट के साथ आपकी थोड़ी मेडिकेशंस एंड पीआरपीज चलती है, जिससे कि आपके एग्जिस्टिंग हेयर भी अच्छे रहते हैं और ट्रांसप्लांटेड हेयर भी अच्छे रहते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर ये सब चीज़ें आप कर रहे हो, देन डेफिनेटली आपके लेट 50-60 तक बाल बहुत बढ़िया चलते हैं। अब मैं एक चीज आपसे समझना चाह रही हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया, अच्छा रिजल्ट भी आ गया, क्या इसके बाद भी किसी पेशेंट के कंसर्न होते हैं, लाइक साइड इफेक्ट्स, ऐसा कुछ होता है इनके साथ? देखिए, ट्रांसप्लांट के अंदर ना कोई साइड इफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हम्म। स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए कोई साइड इफेक्ट हम्म। बहुत ही मिनिमल होते हैं। जैसे कि आपने कोई भी प्रोसीजर कराया है, तो उसमें हल्की माइल्डनेस, पेन हो सकता है, माइल्ड पेन हो सकता है, हैवीनेस हो सकती है, वो भी 2 दिन 3 दिन के बाद सबसाइड हो जाती है, क्योंकि हम वो सारी मेडिकेशन किट उनको देकर भेजते हैं। अच्छा, मतलब कॉम्प्लिकेशंस अगर होती हैं तो बहुत ही आप उसके माइल्ड, प्रोसीजर के लिए? बहुत ही माइल्ड, और वो 2-3 दिन में ठीक भी हो जाते हैं। इनफैक्ट आप नेक्स्ट डे से ही ठीक करना फील शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो मेडिकेशंस के साथ हम पेशेंट को भेजते हैं। अगर पेन हो रहा है तो पेन के लिए हम मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। हम्म। लॉन्ग टर्म इफेक्ट कुछ भी नहीं है ट्रांसप्लांट के अंदर, आपको कोई भी इशू नहीं होता है। बड़े इसमें बहुत सारी फनी चीजें भी होती है। ऐसे मेरे पास जब लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं, हम्म। तो उनके लिए फनी नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि वो एक सर्जरी करा रहे हैं, बट मैं इतने सालों से कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है कि जैसे काफी सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मैम ब्रेन में तो कुछ नहीं हो जाएगा ना, हमारे ब्रेन में तो इंजरी नहीं हो जाएगी। भाई उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो भी प्रोसीजर है ये सुपरफिशियल है, ये हम हम्म। स्किन की 3 लेयर में ही कर रहे हैं, ना कोई इंस्ट्रूमेंट, ना कोई भी ऐसी चीज़ हमारे स्कल को पोक कर सकती है इसमें। तो हम्म। इट इज़ डेफिनेटली साइड इफेक्ट फ्री प्रोसीजर लॉन्ग टर्म के लिए। तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें कि आपको ब्रेन में इंजरी हो जाए, कोई नर्व हम्म। डैमेज हो जाए। अच्छा, एक, मतलब मुझे लगता है पर्सनली, जब हम किसी चीज़ या किसी ट्रीटमेंट को करवाते हैं, उसके बाद आता है हमारा रिकवरी प्रोसेस। क्या ये स्ट्रेसफुल हो सकता है किसी पेशेंट के लिए? आई थिंक ये किस तरह से आप पेशेंट को गाइड कर रहे हैं, किस तरह से कंसल्ट कर रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कराता है। ये स्ट्रेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी रिकवरी वाला प्रोसीजर है। इसमें आप मैक्सिमम 6 to 7 डेज में एक नॉर्मल डे रूटीन फॉलो कर सकते हैं। आई वुड से 3 डेज, बट अगर मैं मैक्सिमम भी खींचूँ तो 7 दिन के बाद तो एकदम ऐसा हो जाता है कि आप अपना डेली रूटीन बहुत आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें हमें लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सारे जो पेशेंट के पेरेंट्स आते हैं, उनको ये वाला डाउट बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरा यही बोलना होता है कि इसमें रिकवरी के लिए स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसमें जो भी चीज़ें हो रही हैं वो 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाती मतलब है। रिकवरी टाइम प्लस अगर मैं बात करूं आफ्टर सर्जरी, मतलब पोस्ट केयर जो है हमारी, हम्म। उसके साथ वो अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा इलाबोरेट करके बताती हूँ। जो प्लीज। ट्रांसप्लांट होता है ना, इट्स अ 1 or 2 डे प्रोसीजर। ओके। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हम आपके बैक ऑफ द स्कैल्प पे एक बैंडेज करते हैं, इट्स अ बीटाडीन बैंडेज, जो वो हम्म। हील करने के लिए होता है। उसको आप 2 दिन के बाद वॉश कर सकते हैं, खोल सकते हैं, एंड नेक्स्ट डे से आप अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज चालू कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। हम्म। आपको कोई खाने पीने में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको कहीं आने जाने में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वाली जगहों पे या बहुत डायरेक्ट सनलाइट में आपको 2-3 घंटे काम है, वो हम्म। अवॉइड करिए। अच्छा, अगर आप बहुत हार्डकोर जिम करते हैं, बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं, वो 2 हफ्ते के लिए थोड़ा सा माइल्ड वर्कआउट पे स्विच कर मतलब दीजिए। अपनी नॉर्मल अपनी हाँ, लाइफ आप अपना कंटिन्यू ब्रिस्क कर वॉक कर सकते सकते हैं। हैं, आप अपना कार्डियो कर सकते हैं, बट हम्म। बहुत हैवी वर्कआउट जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे बॉडी बिल्डर्स और वो सब हाँ। होते हैं, तो उनको मैं बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा भी रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। अदरवाइज अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वो एरिया को थोड़ा सा कवर कर ले, अगर वो डस्ट वाली जगह है। हम्म। अदरवाइज आप इंडोर हैं, ऑफिस में है, तो उसे खुला छोड़ के बैठ सकते हैं।
ये बात हो गई कि जो इमीडिएट जो भी प्रोसीजर्स के बाद की ठीक होती है। हैं। लॉन्ग टर्म में तो कैसा होता है ना, ये लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसप्लांट टेक्स टाइम। हम्म। ये कोई ऐसा नहीं है, ये कोई जादू नहीं है कि इसमें आपने 2 महीने के बाद आपको रिजल्ट आ जाए। इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 to 12 मंथ्स टू शो द रिजल्ट्स। मैं वो यही आपसे फुल पूछना फुल चाह रही रिजल्ट्स थी कि एग्जैक्टली। बहुत सारे एक्साइटेड हो जाते हैं पेशेंट आफ्टर हम्म। ट्रांसप्लांट कि रिजल्ट कब मिलना शुरू होता है, हाँ वो कब नोटिस कर सकते हैं उनकी ग्रोथ आ रही है। हाँ, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ट्रांसप्लांट के बाद हमारा 3 महीने तक शेडिंग पीरियड होता है। जैसे अच्छा। कि शेडिंग पीरियड का मैं आपको समझाती हूँ, जैसे स्प्रिंग के अंदर कोई पेड़ के पत्तियां गिर रही होती हैं राइट। एंड देन वापस आती हैं, तो सेम यूनिवर्सल होता है ये भी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से करा रहे हो तो हो रहा है, कहीं से भी कराओ, हम्म। 3 महीने तक आपका शेडिंग पीरियड होता है। जो बाल लगाए हैं उसमें से जड़ें वही हैं, उसमें से बाल गिर रहे होते हैं, एंड देन 4th मंथ से दिल स्टार्ट ग्रो इवनली। ओके। ठीक है, 6 महीने के आसपास आप अपने 50% तक रिजल्ट देख लेते हैं, और 9 से 12 महीने में हम बोलते हैं कि आपके फुल रिजल्ट आ सकते हैं इसमें। मतलब तकरीबन साल भर में उनको अच्छा रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। दिखना शुरू क्या, आ जाता है ऑलमोस्ट चार ओके। पांच महीने में उनको वो स्टार्ट हो जाता है रिजल्ट दिखना। अच्छा, ये भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या जब पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं कि जो ट्रांसप्लांट करवा लिया है वो हेयर फॉल होगा जब वो गिर जाएंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, बाल गिर सकते हैं, जड़ें नहीं गिरती हैं, क्योंकि अच्छा। वो डीएसटी से प्रोन नहीं होते हैं। मैं इसमें हम्म। समझाना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं ना, हम्म। तो इसमें एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको मेंटेनेंस ज़रूरी है। हम्म। ठीक है, जी। कुछ टाइम के बाद वो भी थिनिंग होना उसमें शुरू हो सकती है, झड़ना शुरू हो सकता है, बट अगर आप उसको सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि कुछ मेडिकेशंस या टॉपिकल स्प्रे एंड पीआरपी से, जी। वो आपके बहुत अच्छे से चलते हैं। बट अच्छा। इट इज़ परमानेंट डेफिनेटली। जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो रहेंगे। आपके एग्जिस्टिंग बाल आगे पीछे के शेड होते हैं, तो लोग उसमें भी परेशान हो जाते हैं कि हमारे ट्रांसप्लांटेड हेयर गिर रहे हैं या फिर हमारा एरिया खाली हो रहा है, बट जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो वहीं रहते हैं। अच्छा, मतलब बॉयज का मेनली, मेन जब आपसे हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो इज दैट पॉसिबल कि आफ्टर ट्रांसप्लांट उनको बिल्कुल ही नेचुरल लुक मिलेगा जो उनका पहले था? इस वाले क्वेश्चन में मैं बोलूँगी कि हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। इसमें भी 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर नेचुरल अचीव, मैं आपको 2-3 बार मैंने ये चीज़ मेंशन कर दी कि आर्ट विद साइंस, एक्सपर्टीज़, सालों साल का ये इसी से ही आता है, आप हम्म। समझिए। ट्रांसप्लांट हर कोई कर रहा है, बट एक अच्छा ट्रांसप्लांट जिसकी स्पेशलिटी है, जो कस्टमाइज़ कर रहा है, वो हम्म। ऐसा नहीं कि एक तरह के हर लोग को देख रहा है, वो चीज़ें बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके अंदर। हम्म। नेचुरल लुक अचीव करने के लिए वो डॉक्टर की स्पेशलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपका डॉक्टर बहुत बढ़िया है, उसको पता है कि आपके बैक ऑफ द स्कैल्प से किस तरह के बाल लगाने हैं, किस हम्म। तरह के बाल निकालने हैं, तो हम हमेशा, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ उसमें, जो भी सिंगल सिंगल टाइप के, एक एक रूट के अंदर 1 से 4 बाल तक होते हैं। अच्छा। हाँ, तो जो सिंगल सिंगल वाले होते हैं वो थोड़ा सा आगे की तरफ लगते हैं, देन उसके बाद धीरे धीरे डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो उस तरह से हम थोड़ा नेचुरल कर सकते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पे हर इंडिविजुअल को कस्टमाइज्ड रिजल्ट दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वो लकीर के फकीर है कि हम एक ही जैसे रिजल्ट हमें आ गए हैं, हम वही दे रहे हैं। ऐसा भी होता है कि वो हेयर स्टाइल बना सकते हैं अपना? एग्जैक्टली exactly, हम इवन पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप अपने पुराने फोटोज जितने भी हो ना, आप हम्म। लेकर आओ, हम वो अचीव करेंगे, ओह। वो सेम करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि अगर जितने भी बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं ना, अगर आपका फेस थोड़ा सा ओवल है, एथलीट हम्म। टाइप है, तो हम उनको थोड़ा सा वी शेप का देते हैं, उनपे वो बहुत ज्यादा सूट होता है। अगर किसी का फेस गोल है तो उनको थोड़ा यू हेयरलाइन देते हैं, वो उनके फेस पे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। ठीक है, तो हम, डिपेंड करता है किस तरह का फेस है, उस हिसाब से हेयरलाइन बनाने की कोशिश करते हैं। एंड हमारा मेन पर्पस ही है कि इट शुड लुक नेचुरल। नहीं तो बहुत सारे आपने ट्रांसप्लांट देखे होंगे, आई मस्ट से कि आपने देखे ही होंगे, अब तो इतने कॉमन है मैं यही पूछना चाह कि रही थी। वो दिखता है, वो शार्प हेयरलाइन, और वो कोई भी देख के बता दे कि जैसे बहुत सारे, अगर मैं तभी पूछ रही पुराने, थी कि हाँ। नेचुरल लुक आता है। अच्छा, ये भी होता है क्या पलक, जैसे कि मान लो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ और जो मेरे ऑलरेडी बाल हैं वो मर्ज हो सकते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल लुक तो नहीं आएगा ना? वही तो चीज है ना, वही तो सारा आर्ट है, वही तो सारी चीजें हैं कि वो करा ही इस तरह जाता है कि आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर हम्म। और आपके एग्जिस्टिंग हेयर बहुत अच्छे से मर्ज हो जाए, हम्म। वो एकदम नेचुरल हेयर लाइन आप अचीव कर पाओ, और वो कहीं से भी कोई देख के आपको ये ना बोले कि आपने ट्रांसप्लांट करा है। तो ये वाली चीज हम नहीं करते हैं। अच्छा, तो एक मेन चीज है जब हम ट्रांसप्लांट के बारे में देखते हैं, जब सुनते हैं, मतलब कभी भी रैंडमली 4 लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हो ना, एक कॉमन जिक्र होता है टर्की। यस ये यस क्यों यस, होता है, मतलब क्या इट्स अ हब? या राइट।
काफी टाइम से तो काफी ज्यादा फेमस हो गया, एंड एवरीबडी नोज दैट टर्की इज द प्लेस, आई नो फॉर दैट। द हेयर ट्रांसप्लांट। यस यस यस, आई थिंक मैं इसका आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसका रीजन। एक्चुअली टर्की जोग्राफिकली काफी कन्वीनियंट है लोगों को। इफ यू सी, इट इज वेरी एक्सेसिबल टू यूरोपियंस, टू गल्फ कंट्रीज, टू मिडल ईस्ट। तो वहां पे ये वाली चीज जब लोगों को आधे से आधे दाम में मिल रही हो तो डेफिनेटली वो लोग प्रेफर करेंगे। अच्छा, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कॉस्ट इफेक्टिव भी है ना, एक तो ज्योग्राफिकली काफी पास है, एक्सेसिबल है बहुत सारी कंट्रीज से, और दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। एंड दूसरी चीज वहाँ पे ये है कि वहाँ पे आप समझ रहे हैं, वहाँ पे क्योंकि मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं और वहाँ पे लोग जाते भी हैं, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस हुई तो उससे ये पता चलता है कि वहाँ पे कोई भी क्लिनिक खोल सकता है। अच्छा। वहाँ की गवर्नमेंट को अगर कोई नेल पॉलिश वाली क्या बोलते हैं नेल नेल सैलून आर्टिस्ट जो भी है वो भी ट्रांसप्लांट क्लिनिक खोल सकती है, वो भी खोल सकते हैं। वहाँ पे ऐसा कोई लाइसेंस डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, एक्सपीरियंस। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट, आप समझिए इट्स अ टूरिस्ट कंट्री, वहाँ की गवर्नमेंट टूरिस्ट को प्रमोट करती है, तो वहाँ की गवर्नमेंट सब्सिडी देती है इन सब चीजों पे। अच्छा। हाँ, आप देखिए, आपने अगर आपने अपनी जिक्र करा है तो आई थिंक आपने ये भी सुना होगा कि वहाँ पे पूरा पैकेज देते हैं, पूरा कि पैकेज होटल स्टे इनफैक्ट, टू राइट, प्लेन मैं टिकट्स यही एंड ये कह रही सारी थी। चीजें, तो उनपे उनकी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है। आप चाहे इसको चेक करा लो, क्योंकि ये मेरे, एक्चुअली मैंने सुना हाँ है कि लाइक उनको पूरा एक ट्रैवल पैकेज काइंड ऑफ मिलता एग्जैक्टली है। तो उनको जब वो चीज जहाँ पे वो 5-5, 10-10 लाख खर्च कर रहे हैं और वहीं पे उनको बहुत ही कम उसमें मिल जाए तो फिर क्यों ना कोई कराए। तो वहाँ पे उनको सब्सिडी मिलती है, वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे कोई भी क्लिनिक खोल सकता है। एंड डेफिनेटली अगर कोई चीज़ ऐसी है वहाँ पे हब है तो क्यों नहीं खोलेगा। तो ये वाली चीज़ वहाँ पे इसलिए कॉमन है। और अब पहले फिर भी ठीक था, बट वहाँ बहुत माल प्रैक्टिस हो रही है, वहाँ पे टेक्नीशियंस कर रहे हैं जो प्रैक्टिशनर्स हो रहे हैं और वो अच्छा। कुछ भी कर रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं कि जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है, लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है। तो बट आप कुछ नहीं कर सकते ना उस चीज के लिए। तो जैसे आप बता रहे हो, क्या ऐसा पहले पॉसिबल है कि ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद किसी भी पेशेंट का लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो सकता है? क्या वो किसी चेंज की उम्मीद रख सकता है कि आफ्टर ट्रांसप्लांट कुछ चेंज होगा उसकी लाइफ में या डेली रूटीन में? हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है, अगर वो चेन स्मोकर है तो उसे स्मोकिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी। आई टेल यू वन स्टोरी, यहाँ पे मेरे पेशेंट थे, ही वॉज अ स्मोकर और बहुत अच्छा वाला स्मोक करने वाले। तो जब मैं उनको एक्सप्लेन करी थी, सी मेरा काम ये नहीं होता है कि मैंने ट्रांसप्लांट करा, मैंने पैसे लिए और खत्म। मेरा काम होता है कि उनको वो रिजल्ट मिले एंड वो सस्टेन कर पाए। तो स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग में निकोटिन होता है, और निकोटिन से जो आपकी अच्छी ब्लड सप्लाई है उसको वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है। तो मैं उनको यही वाली चीज़ बना रही थी, एंड उनको मैंने ये बताया कि आप इतने पैसे लगा रहे हो और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि अल्टीमेटली आप मुझे तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आप चेन स्मोकर हो, तो ये वाली चीज़ आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट में करेगी प्रॉब्लम, तो आप देख लो अब। तो ये वाली चीज़ उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है मैम, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। अच्छा, आप बिलीव मी, क्योंकि मेरे पास पेशेंट फिर पीआरपीज वगैरह के लिए आते रहते हैं, ही क्विट स्मोकिंग आफ्टर 2 और 3 मंथ्स। कहते हैं मेरा मन ही नहीं करता, और जब से मेरे ये बहुत ही रिजल्ट अच्छी आने, बात है। एग्जैक्टली जब मेरे रिजल्ट आने शुरू हो गए तो मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। तो लाइफस्टाइल में चेंज कोई भी चेंज नहीं है, अच्छा चेंज हो सकता है, बुरा चेंज जा सकता है इसके अंदर। अच्छा चेंज ये हो सकता है कि लोग ध्यान देने लगते हैं अपने ऊपर, लोग अच्छी डाइट लेने लगते हैं, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन एंड आयरन रिच डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ इससे जितना कम हो सके उतना कम करिए। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड फॉर ब्लड सर्कुलेशन। तो ये वाली चीज़ अच्छी हैबिट डल सकती है, बट अगर कोई चीज़ छोड़नी हो तो स्मोकिंग थोड़ा कम कर सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। मतलब आपके लिए कभी ये मतलब मुश्किल रहा है कि किसी को सर्जरी से पहले या आफ्टर सर्जरी कुछ स्ट्रेसफुल रहा है उनको समझाना या उनका समझना, ऐसा आपके लिए कभी स्ट्रेसफुल शुरू रहा है? शुरू में होता था, बट आई एम यूज टू इट नाउ, क्योंकि मैं अब समझ पाती हूँ और मैं रिलेट भी कर पाती हूँ, दैट इज वेरी नॉर्मल। तो मेरा काम होता है पहले तो उनको, क्योंकि वो पहले से ही डरे हुए आते हैं, तो पहली कंसल्टेशन में वो चीजें सॉल्व हो जाती हैं जब वो मुझसे मिलते हैं। तो मैं उनको क्योंकि कूल डाउन करने की कोशिश करती हूँ इसमें, कि भाई ये बहुत छोटी सी क्योंकि सर्जरी वो है, बहुत सर्वे करके इसको आ रहे सर्जरी होते सर्जरी मत हैं। बोलो, इसको प्रोसीजर बोलो। पहले तो बोलना शुरू करो, सर्जरी नहीं प्रोसीजर, इट्स अ वेरी ओके। स्मॉल प्रोसीजर। और उसके बाद जब वो आते हैं तो मेरा काम ये नहीं होता कि धक्का दे दिया उनको सिर्फ ओटी के अंदर। पहले हम उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं, चाय वाय पीते हैं, एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं उनकी हेयर लाइन। तो इतने में क्या होता है कि वो डॉक्टर के साथ, हमारे साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, टीम के साथ मतलब कंफर्टेबल ये हो होना जाते भी हैं। बहुत जरूरी है, कंफर्टेबल ये होना। हमारा प्रोटोकॉल है बेसिकली। हम कभी भी बिना बात करे या बिना कंसल्ट करे या फिर बिना हेयरलाइन डिजाइन पहले करे हुए सबके साथ अच्छे से वो हम नहीं भेजते। तो वहां पे आधी प्रॉब्लम समझ लो कि खत्म हो गई है, एंड फिर आधे घंटे का जो उस टाइम लोकल एनेस्थीसिया का टाइम होता है, आधी प्रॉब्लम वहां खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा पूरा स्टाफ बहुत फ्रेंडली है
और हम लोग बातचीत करते रहते हैं और हम्म। अपना मस्त पेशेंट टीवी देखते रहते हैं, गाने अच्छा। सुनते रहते हैं। इसमें ये क्योंकि पूरा बेहोश नहीं कर रहे ना, अब पेशेंट के लिए वो काफी बोरिंग है, सर्जन तो अपना काम कर रहा है, तो हम उनको अलाउ करते हैं कि आप टीवी देख सकते हैं, आप अपने फोन में अगर कुछ देखना है आप देख हम्म। सकते हैं, आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा जो हेजिटेशन है वो सारी निकल कर एंड बाद में पेशेंट बहुत कंफर्टेबल हो मैंने जाता है। एक आपके पेशेंट का ना एक वीडियो देखा था, जिसने बताया था कि वो आप ड्यूरिंग द प्रोसीजर, मैं सर्जरी नहीं बोलूंगी, ड्यूरिंग द प्रोसीजर वो लिटरली अपने गाने सुन रहे थे। हाँ हाँ, तो ऐसे ही करते हैं सारे लोग, मजे से सेल्फी ले रहे होते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं कि मैडम हमारी थोड़ी वीडियो बना दो ताकि हम और लोगों को दिखा सकें। बहुत कूल कूल प्रोसीजर होता है, इसमें सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, हाँ ठीक है। पलक, जैसे आपने बताया था कि ये सर्जरी जो आपने मुझे दो टेक्निक्स बताई थी ट्रांसप्लांट जी। की, एफयू और एफयूटी, इसमें जो स्कार आता है, जो आप बता रहे हो कि एक हमारे स्कार रह जाता है, तो क्या वो पेशेंट के लिए स्केरी हो सकता है, जो उसका भी कुछ है देखिए वो प्रोसीजर? वाली प्रोसीजर जो है, इट इज अ ओल्ड प्रोसीजर, वो हम फॉलो नहीं करते। वी अच्छा। बेसिकली परफॉर्म लेटेस्ट टेक्निक दैट इज एफयूई। हम्म। इसके अंदर कोई भी स्कार नहीं आता है। तो जैसा, अगर आप कुछ मेरी पिक्चर्स दिखा पाए हमारी ऑडियंस को, तो उससे समझ में आएगा कि किस तरह का डोनर एरिया था एंड हम्म। आफ्टर ट्रांसप्लांट भी किस तरह का था। वो बिल्कुल नेचुरल दिखता है, हम्म। क्योंकि उसकी टेक्निक है। उसमें हम्म। से बाल इस तरह से निकाले जाते हैं कि अगर आप समझ लीजिए 10 पौधे हैं, उसमें से मैंने 1 या 2 निकाले तो पता नहीं चलेगा, वहीं पे मैं हम्म। 5 निकालूंगी तो पता चलेगा। तो इस तरह से जब चीज़ें होती है ना, तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता चलता। मेरे कोई भी रिजल्ट में कोई भी पेशेंट इस तरह से नहीं बोल सकता कि वो खाली हो गया है, बिल्कुल। तो वो बहुत ही एज इट इज बड़ा सही रहता है। मतलब नेचुरल सही रहेगा, मतलब एग्जैक्टली ऐसे कोई हम स्कार आगे लगाने के विजिबल नहीं चक्कर में दिखा। हम पीछे का एरिया डैमेज नहीं कर सकते, एंड हम्म। वो एरिया हमारे को प्रिजर्व करना भी जरूरी होता है कि व्हाट इफ अगर आगे के लिए काम आए वो। हम्म। तो वो वाले एरिया पे, और बहुत सारे क्लिनिक ऐसे होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो जिनको नहीं आता होता, जो इतना एरिया डैमेज कर देते हैं कि बाद में अगर वो पेशेंट को जरूरत पड़ रही होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी करेक्टिव सर्जरीज होती हैं, अच्छा। लोग कहीं से करा के आते हैं, उनको अनफॉर्चुनेटली वो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं, तो वो आके हमारे यहाँ पे ठीक कराते हैं, एंड देन उसमें हम देखते हैं कि वो एरिया काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो फिर आप समझ लीजिए ये वाले एरिया से लेके ये पूरा एरिया आपका डोनर एरिया होता है, तो हमें फिर बहुत ज़्यादा देख कर कराना होता है। तो ये वाली चीज़ खास ख्याल रखें, आप कहीं पे भी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, आपके डॉक्टर की एक्सपीरियंस एंड उसकी एक्सपर्टीज काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। डोनर एरिया को प्रिजर्व करना और उसको नेचुरल बनाए रखना उतना ही ज़रूरी है जितना आगे बाल लगाना। तो मतलब आफ्टर प्रोसीजर, हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर, इसको कैसे हम मेंटेन रख सकते हैं कि जो हमने ट्रांसप्लांट करवाया है वो वाले हेयर प्लस जो हमारे ऑलरेडी हैं, तो इनको हम कैसे सेफ रख सकते हैं सेफ का आफ्टर तो दिस क्या है, प्रोसीजर? देखिए बैक ऑफ द स्कैल्प से आपने देखा होगा कि बूढ़े लोगों का भी देखा होगा कि यहाँ से यहाँ तक के बाल चले जाते हैं, बस सर के पीछे और कान के ऊपर हाँ, नहीं वो जाते हैं, ये है वाला ना। एरिया खाली हो तो ये जाता है। वाले एरिया पे तो इतनी जल्दी बॉल्डनेस इफेक्ट नहीं करती है, हम्म। क्योंकि जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है जो मेल्स के अंदर होता जी। है, जब वो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, हम्म। तो मिनिचराइजेशन ऑफ हेयर एंड हम्म। देन बॉल्डनेस आती है। उसके रिसेप्टर्स यहाँ से यहाँ तक के होते हैं, हम्म। बैक ऑफ द स्कैल्प पे नहीं होते। हम्म। तो वो, तो आप समझ लीजिए कि वो तो इवेंचुअली बढ़ जाएगा, उसमें कोई आपको जरूरत नहीं है कि कोई अलग से आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं, दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, वो एज इट इज बढ़ता रहता है। एंड आपको ये वाले एरिया के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, बस सिंपल। जैसे कि अभी तक की हमारी जितनी बातचीत हुई है अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट, आपने बताया कि हमारे यहाँ ये प्रोसीजर सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो नॉर्मली अब जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो उनका एक कॉमन क्वेश्चन होगा, व्हाई मेडिक्स हेल्थ केयर? वाई मेडेक्स हेल्थ केयर, देखिए मैं नाम तो नहीं लूँगी, बट आप ये समझ लीजिए कि आजकल हेयर ट्रांसप्लांट बहुत कॉमन है, बट बहुत जगह पे बहुत सारे लोग प्राइसिंग कम करके बहुत मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, बहुत अच्छे क्लिनिक में भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो सही नहीं होती मेरे हिसाब से। मैं यहाँ पे ये चीज़ें अश्योर करती हूँ कि मेरे यहाँ पे जो भी प्रोसीजर कराना आ रहा है, आई मेक श्योर कि वो पूरा प्रोसीजर इज़ डन बाय डॉक्टर्स, नॉट दी टेक्नीशियंस। क्योंकि बहुत सारे क्लिनिक में इवन आप अच्छे जो लोग लाखों लाखों ले रहे हैं, वो लोग भी दे ओनली मेक हेयर स्लिटिंग एंड हेयर लाइन डिजाइनिंग। अच्छा। Rest of the procedure is done by technicians only, the extraction part and the implantation. But in my clinic, all three parts like slit making, extraction and implantation done by doctors only. ओके। तो ये वाली चीज़ में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। एंड अगेन, यहाँ पे एक्सपर्टीज अगर नहीं है डॉक्टर की, तो आप कभी अच्छे रिजल्ट आप नहीं हम कर उम्मीद सकते, नहीं रख सकते एक्सपेक्ट इस ही नहीं चीज कर की, सकते उसके राइट? लिए। तो मेरा काम है कि एक
टीम पूरी इतनी एक्सपर्ट बनाना कि जो, और बनाना क्या, वो ऑलरेडी है, जो कि 12-13 साल से ट्रांसप्लांट ही कर रहे हैं, और वो इतने अच्छे रिजल्ट डिलीवर कर चुके हैं और कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है पेशेंट को, ना थोड़े टाइम के लिए और फ्यूचर में तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो जिस तरह के नेचुरल लुक चाहते हैं वो उनको मिलता है। और अगर बात करें डेंसिटी की, ना आगे की कम होती है ना पीछे की कम होती है। तीसरी चीज़, बहुत सारे EMIs ऑप्शन हैं, तो काफ़ी सारे लोग जो यंग लड़के हैं, उनको थोड़ा सा अभी एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है कि हमको जो है वो भी चाहिए, अच्छे रिजल्ट्स भी चाहिए, और पैसे भी नहीं है ज़्यादा। तो आई मेक श्योर कि वो EMIs ऑप्शंस भी हों उनके लिए अवेलेबल। इसके अलावा अगर बात करें तो मैं बिलीव करती हूँ, थोड़ी मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है, बिकॉज पीपल कम विद होप एंड ट्रस्ट। राइट, सो 100%। वो इट इज़ माई मॉरल ड्यूटी टू गिव देम दैट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। और जब वो खुश होते हैं तो वो, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट द मनी, इट इज़ अबाउट द ट्रस्ट, एंड जो उनको वो हैप्पीनेस मिलती है, तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, वो लोग बोलते हैं व्हाई आर यू डूइंग दिस, आप किसी को और डेलीकेट कर सकते हो या अपने स्टाफ को बोल सकते हो, बट इट इज़ लाइक कि जब मैं उनको वो खुश देखती हूँ या जब मैं देखती हूँ, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो मेरा मन करता है उस चीज़ को करने का। एंड आई मेक श्योर कि जो भी सर्जरीज हैं वो उसमें मैं प्रेजेंट रहूँ शुरू से लेके ये चीज आखिरी तक। हमने भी देखी है कि कोई कोई भी सर्जरी होती है जहाँ हाँ, आफ्टर तो मैं सर्जरी ट्राई आप करती हूँ। पर्सनली एग्जैक्टली उनसे कांटेक्ट में और रहती हैं। मेरा दूसरा, और आप जैसे बोल रहे हैं बायोमेडिक्स, तो इसमें मेरा काम है कि मैं बल्क सर्जरीज में बिलीव नहीं करती कि एक दिन में 4-5 सर्जरी मैं ले लूँ। अपना एक मैक्स 2 सर्जरी चलती है, और उनके लिए इंडिविजुअल डॉक्टर होते हैं और उनके लिए पूरा फोकस वही होता है। क्योंकि अलका, इतने टाइम से 8-10 साल हो गए हैं चीज़ करते हुए, मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो, जिनका एक होता है कि ठीक है हम नहीं अच्छे लग रहे हैं, थोड़े बाहर गिर रहे हैं, बट कुछ लोग आते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं उस चीज़ को लेके। फॉर एग्जांपल, मेरे यहाँ पे एक लड़का था, जब वो, क्योंकि मेरा काम है उनसे कंसल्ट करना, मैं पूछती हूँ उनसे कि क्या रीज़न है ये सारी चीज़ें। तो ही वॉज ओनली 25-26 एंड सेम उनकी फैमिली हिस्ट्री थी इस चीज़ को लेके। ओके। बट अगेन वो जैसे ही उनका ये चीज़ होने लगी, तो उनके जो कलीग्स होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, वो बुली करते थे उन्हें, तो गंजा है, तेरे तो बाल नहीं है। तो वो वाली चीज़ में धीरे धीरे करके उसने पहले तो अपने फ्रेंड से कट करना शुरू करा, आइसोलेट हो गया वो लड़का, एंड ही गॉन इनटू डिप्रेशन। ओह माय गॉड। तो कुछ टाइम तक वो मेडिसिन चलती रही, उसके बाद वेट पुट ऑन हो गया, बट जैसे जैसे करके फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी, तो उनके पेरेंट्स के साथ आए थे, तो वो वहाँ पर आके उनके फादर मुझे बोलते कि मैडम आप देख लीजिए कि क्या कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये लड़का तो जो है वो धीरे धीरे करके इसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता होगा कॉन्फिडेंस बहुत इसका। ज़्यादा लो हो जाता है उसमें। तो फिर ये चीज़ आप सुन के, फिर मुझे नहीं पता कि कैसे मैं ये मान लूँ कि मैं मतलब सिर्फ पैसे ले लूँ और रिजल्ट ना दूँ। तो मेरा काम था उसको समझाना, पहले वो काउंसलिंग करना कि सारी चीज़ें ठीक है। एंड जब ट्रांसप्लांट हो गया, वो बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज अ यंग गाय, तो उसका डोनर एरिया बहुत अच्छा था, बैक ऑफ द स्कैल्प बहुत अच्छा था। और जैसे ही उसके रिजल्ट आए, उसकी पूरी फैमिली एंड द गाय वाज रियली हैप्पी। एंड वो छोड़ो, उसने फिर उसके बाद अपना कि मैं अब अपनी बॉडी बनाऊंगा तो उसको फिर एक के बाद एक के बाद एक उसकी चीज़ है कि मैं अब काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, अब मैं बाहर जाता हूँ, तो अब बाल भी अच्छे हैं, बॉडी भी सही है, अपना अच्छे से रहता है। ये वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये कोई कंपैरिजन नहीं है इसका। तो ये वाली चीज़ें जब हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगता है अंदर से कि आप किसी की हेल्प कर पा रहे हो। तो ये चीज़ होती है मेरे साथ जो मुझे बहुत पसंद है। और ये तो एक कॉन्फिडेंस वाली बात तो आपने देख ली। दूसरा, राइट। लड़कों पे जितना हम लड़कियां सोचते हैं ना हम पे प्रेशर है ये शादी का, पढ़ने का, और हमें ये करना है, उतना लड़कों पे भी होता है, क्योंकि मैं आई हैव सीन इट। काफ़ी सारे लड़के हैं, अब जैसे एक पेशेंट है, अब देखिए उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आजकल मार्केट में हर तरह के लोग हैं। मेरे पास एक, ही वाज 32-33 आई गेस, एंड उन्होंने एक बार अपना ट्रांसप्लांट करा लिया था, बट उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए। आई वोंट अच्छा। टेक द नेम और वो सारी चीज़ें, बट हाँ अगर आपको पिक्चर्स आप दिखा सकते हो, तो उनका उनका इतना पूरा एरिया कराया था, बट उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट थे, बहुत गैप था, अच्छा। बहुत अच्छा नहीं हुआ था। तो उसमें हमने क्या करा कि हमने उनका फ्रंटल लिया, क्योंकि हमें उतने डोनर एरिया में से बाल भी चाहिए होंगे ना, और पीछे के बाल खाली नहीं कर सकते आगे लगाने के चक्कर में। तो वो वाला एरिया हमने करा है। मैंने उनसे पूछा कि लाइक
आपका, क्योंकि होता है ना जब आपने एक बार ही करा लिया उसके बाद दूसरी बार कराने में लोगों को काफी ज्यादा होते हैं, तो ही वाज लाइक कि मैम मेरे को रिश्ता नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि सब बोल देते हैं कि लड़के के बाल कम है, दैट वाज वेरी कि काफी ज्यादा लोगों को ये भी ऑब्वियसली चीज देखी जाती है। डेफिनेटली फिजिकल अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन अरेंज मैरिजेस एंड तो स्टफ। जैसे आप कह रहे हो क्या मल्टीपल ट्रांसप्लांट होता है? बिल्कुल होता है मल्टीपल ट्रांसप्लांट, और फिर उसका मैं उसका बता देती हूँ कि हमने फ्रंट किया एंड देन उसके बाद काफ़ी अच्छा हो गया उसका एंड ही वाज वेरी हैप्पी। मल्टीपल ट्रांसप्लांट का ऐसा होता है अलका कि आपका अगर डोनर एरिया सही है तो 2 से 3 बार ट्रांसप्लांट हो सकता है। अच्छा। एंड इट इज़ ऑल्सो डिपेंड, एक होता है कि लोग मेरे पास आते हैं जो पूछते हैं जिनकी पूरी 7 ग्रेड बॉल्डनेस है, आप समझ रहे हैं, बॉल्डनेस में भी बहुत सारे टाइप होते ग्रेड्स हैं, होते हैं। ग्रेड्स होते हैं। तो आप समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक की ग्रेड 1 to 7 तक बॉल्डनेस होती है, और आप 2-2 फिंगर करते जाए तो उतनी इतनी बॉल्डनेस बढ़ती जाती है। तो ट्रांसप्लांट जब होता है, अगर किसी की ग्रेड 7 बॉल्डनेस है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम हाफ डिवाइड करते हैं। अच्छा। एक बार में हम 4000 to 45 ड्राफ्ट प्लान कर सकते हैं, समझ लीजिए यहाँ तक का एरिया, इतना जी। एरिया हम भर सकते हैं एक बार में। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं प्लान, क्योंकि एक बार में 5th और 6th ग्रेड करना और 7th ग्रेड करना सही नहीं होता है, क्योंकि उतना लोकल एनेस्थीसिया और वो सलाइन वगैरह वो सारी चीज़ें नहीं जानी चाहिए आपकी बॉडी में। तो उसको हमेशा 2 सिटिंग में किया जाता है। तो उसमें हम टाइम देते हैं उनको? हाँ बिल्कुल, उनको मिनिमम 6 मंथ्स का टाइम गैप अच्छा। रखना चाहिए। उसके बाद वो बैक ऑफ द सेल्फ, क्योंकि पीछे वाला एरिया भी हील हो जाता है, हमें समझ में आता है अब हमें कहाँ से बाल लेने हैं, तो उस हिसाब से हम बैक ऑफ द स्कैल्प बहुत इजीली प्लान कर सकते हैं। तो जब बड़ी ग्रेडनेस हो तो प्लीज उस पर मत जाइए। बहुत सारे क्लिनिक कि वो डेफिनेटली आप ज्यादा ग्राफ्ट करेंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे, बट डिवाइड पैसा बनाने के चक्कर में। इनटू एक बार में ना करवाए, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपकी क्राफ्ट्स के लिए भी अच्छा है। उसको 2 बार में डिवाइड करिए, 4000 4500 ग्राफ तक जाइए, यहाँ तक के एरिया, देन जो आपका वर्टेक्स जो क्राउन एरिया होता है उसको आप बाद में प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से करते हैं डिवाइड। तो आई थिंक हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जो भी आप लोगों की क्वेरीज थी, जो आप जिन चीज़ों की वजह से ज़्यादा वरिड थे, वो सब सॉल्व हो चुका होगा। थैंक यू मिस पलक। थैंक यू।